हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हमारी 4 क्लास है पीएसए की। और ये जो सेक्शन 3 है, छोटा सा ही सेक्शन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ से चैप्टर 2 की शुरुआत होती है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की। ठीक है, यहाँ से पूरा जो चैप्टर है हमारा सेक्शन 55 तक, वो ये बताएंगे सारे ही सेक्शन की रिलेवेंसी क्या होती है, कौन सा फैक्ट रिलेवेंट होता है। ठीक है, तो सेक्शन 3 उन सारे सेक्शन का बेस सेक्शन है। इसने बताया है कौन सी चीज़ कोड में एडमिसिबल होगी और कौन से फैक्ट एडमिसिबल होंगे और कौन से फैक्ट एडमिसिबल नहीं होंगे। देखिए सेक्शन 3 को, ये बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट की रीडिंग है। उसके बाद मैंने खुद के भी हैंड रिटन नोट्स रखे हैं। तो पहले हम बेयर एक्ट देखते हैं। इसमें लिखा है कि एविडेंस, इसका जो मेन टाइटल है वो ये है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। एविडेंस किस चीज़ के दिए जाएंगे? फैक्ट इन इशू के एंड रिलेवेंट फैक्ट के। फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू है जो मेन तथ्य होता है, और रिलेवेंट फैक्ट क्या है? जो वो सुसंगत तथ्य होते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि आखिर पहले ये जान लीजिए कि फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट आखिर हैं क्या। फैक्ट इन इशू मेन तथ्य होता है। मेन तथ्य कैसे? जैसे कि बी की हत्या हुई, ठीक है, तो मेन तथ्य ये है कि बी की हत्या हुई है। अब आप उससे रिलेटेड चीज़ खोजिए, ठीक है। और रिलेवेंट तथ्य ये है कि उसमें हत्या हुई है, तो हत्या के जस्ट एक कमरे में उसकी डेड बॉडी डली हुई है और दूसरे कमरे में उसी के खून से लगा हुआ एक चाकू मिला। तो ये क्या हो गया? चाकू मिलना रिलेवेंट तथ्य हो गया। तो ये होता है रिलेवेंट तथ्य। तो इसको रीड करिए। एविडेंस में बी गिवन दिया जा सकता है इन एनी शूट और प्रोसीडिंग। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि क्या एविडेंस में क्रिमिनल एक्ट पे अप्लाई होता है या सिर्फ क्रिमिनल एक्ट के एविडेंस दिए जा सकते हैं? नो, एविडेंस एक्ट दोनों पे, सूट पे भी, जो उसका सूट है सिविल सूट, और प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है। तो एविडेंस में भी गिवन सूट और प्रोसीडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। इसका मैंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब है कि बी ने कहा कि मुझे चोट लगी, तो एग्जिस्टेंस कैसे होगा कि उसने मेडिकल रिपोर्ट दिखा दिया, तो ये उसकी एग्जिस्टेंस हो गई। फिर नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? नॉन एग्जिस्टेंस फैक्ट भी दिखाए जा सकते हैं। कैसे? कि मैं वहाँ नहीं था। मान लीजिए कि बी पे आरोप लगता है कि तुमने उसका मर्डर किया, तो वो बोलेगा कि नहीं, मैं उस स्थान पे था ही नहीं। तो ये उसके नॉन एग्जिस्टेंस की का फैक्ट वो कैसे दिखाएगा? सीसीटीवी फोटोज दिखा देगा कि देखो मैं यहाँ था, किसी स्थान का जहाँ वो रहा हुआ, ठीक है। तो ये नॉन एग्जिस्टेंस फैक्ट हो जाते हैं। मतलब सूट और प्रोसीडिंग ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस दोनों का दिखाया जा सकता है। एवरी फैक्ट इन इशू ऑफ सच अदर फैक्ट। सच अदर फैक्ट भी हो सकते हैं। अदर फैक्ट मतलब जो कनेक्टेड फैक्ट है, जो कनेक्टेड फैक्ट है वो भी रिलेवेंट हो सकते हैं। और कनेक्टेड फैक्ट कैसे हों? जो डिक्लेयर्ड हों इस अधिनियम के द्वारा, हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रिलेवेंट एंड ऑफ नो अदर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मतलब कि ये जो इसने एक सिंपल सी बात कही है कि एविडेंस किस किस चीज़ के लिए दिए जा सकते हैं? सूट और प्रोसीडिंग के, जो एग्जिस्टेंस में हो या नॉन एग्जिस्टेंस में हो, और जो और भी कनेक्टेड फैक्ट हो। कनेक्टेड फैक्ट भी कैसे हो? जो रिलेवेंट हो। कनेक्टेड फैक्ट कैसे हो सकते हैं? कि मान लीजिए ए ने बी की हत्या करी, ठीक है, लेकिन उसने आज हत्या करी, लेकिन उसने 2 दिन पहले उसको धमकी दी थी कि मैं तुमको मार डालूंगा। तो ये जो धमकी हो गई, तो भले ही अभी के लिए वो रिलेवेंट ना हो, लेकिन कनेक्टेड तो है कि उसने धमकी दी थी और आज उसकी डेथ हो गई। तो ये क्या है? कनेक्टेड फैक्ट है, ठीक है। और एंड ऑफ नो अदर, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब अनकनेक्टेड फैक्ट नहीं हो सकते। अनकनेक्टेड फैक्ट कैसे हो सकता है? पर्सनली ले लेना। जैसे बी ने ए की हत्या की, ठीक है, तो बी 10th में 98% आया था, या वो 12th में 60% आया था। ये इरेलेवेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये एविडेंस एक्ट में नहीं ली जाती है। ये पूरा हमारा सेक्शन है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इसने कहा दिस सेक्शन शेल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सीपीसी। इसने एक सिंपल सी बात कही है कि देखिए, ये जो हमारा सेक्शन 4 है, इसने जो कहा कि मैं केवल और केवल फैक्ट इन इशू और जो उससे एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस वाले फैक्ट हों, ठीक है, और उससे कनेक्टेड फैक्ट हो, जो कनेक्टेड फैक्ट भी रिलेवेंट होने चाहिए, ठीक है, तो उन सारे तथ्यों को हम कोर्ट में रख सकते हैं। एविडेंस में भी गिवन, उन सबका एविडेंस दिया जा सकता है। इसने एक सिंपल सी बात कही कि देखिए, जो जहाँ सीपीसी को इसने
ज़्यादा प्रायोरिटी दी। इसने कहा कि सीपीसी भी अगर जहाँ पास रोक लगाए, सीपीसी कई जगह रोक लगाती है, आप लोग जानते होंगे अगर सीपीसी पढ़े हो कि रेस्ट्रिक्ट काटा वगैरह पे, है ना, ये सब क्या है कि रोक लगाती है कि आप एक बार सूट फाइल कर दें तो दोबारा नहीं कर सकते उसी सेम फैक्ट पे, सेम पार्टीज़, है ना। तो अगर सीपीसी रोक लगाए तो भैया फिर उसको एविडेंस एक्ट अलाउ नहीं कर सकता। फिर हम यहाँ उसको नहीं कह सकते कि यहाँ फैक्ट इन इशू है या फिर रिलेवेंट फैक्ट है ना। तो इस प्रकार से इसने एक प्रकार का एक्सेप्शन डाला हुआ है एक्सप्लेनेशन के रूप में। तो ये है, और इसका एग्जांपल भी आप लोग देख लीजिएगा। इसी फिर बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ ही जाएंगी। इसका एग्जाम्पल भी उसी से रिलेटेड है। इसमें फैक्ट इन इशू क्या है इसने बता रखा है, फैक्ट इन इशू क्या है, रिलेवेंट फैक्ट क्या है, चाकू मिला तो वो रिलेवेंट फैक्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने भी यहाँ पास आप लोगों को दिया है कि फैक्ट इन इशू क्या है ना। वीपन मिलना, ब्लड स्टेन मिलना फैक्ट इन इशू है। कनेक्टेड फैक्ट उसके हो गए, कनेक्टेड फैक्ट हत्या से पहले उसकी धमकी देना, ठीक है। मैंने जो भी अभी बोला है सारे फैक्ट मेंशन मैंने कर दिए हैं। ये सीपीसी वाला भी मैंने लिख दिया है, और लास्ट में मैंने पूरा लिख दिया है कि सेक्शन 4 जो है एडमिसिबल बनाने के बारे में बात करता है, और फैक्ट इन इशू एडमिसिबल है, रिलेवेंट फैक्ट और ये सब चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है। और ये स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण जो इसका लैंडमार्क जजमेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें बताया गया था कि ओनली रिलेवेंट जो एविडेंस है वही एडमिसिबल होते हैं कोर्ट में, ठीक है। तो आई होप कि सेक्शन 3 बीएसए का आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम कल सेक्शन 4 पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।